हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आप सभी को स्वागत करता हूँ अपने पैसे टू प्लेस ऑनलाइन स्टडी में। तो आज चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे जो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेंगे। और यही सबसे आसान तरीका और सबसे सटीक तरीका है थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। थ्योरी पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, सबसे अच्छा तरीका है। चलिए शुरू करते हैं। तो टॉपिक क्या है आपका? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। आपको पता है रिफ्रैक्शन क्या होता है? मैं भी बताता हूँ। देखिए, इससे पहले आप लोग को परावर्तन पढ़ा दिया गया है। जिसको परावर्तन जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या होता है। देखिए, परावर्तन और क्या होता है, एक अपवर्तन। इससे कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन, ठीक है। ध्यान देखिए, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन क्या होता है? समझ लीजिए मिरर कोई इंसिडेंट रे आपकी आ रही है, वापस से टकरा के चली जाती है। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। हम कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक सरफेस से टकराती है और उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है? कोई लाइट है, एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में जाती है, लेकिन वो अपने रास्ते से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या होती है? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। या कहते हैं अपवर्तन। देखिए, यहाँ से आई या तो यहाँ गई। इसके पास दो ऑप्शन होते हैं जाने के, या तो ए, या तो ऐसे आई और ऐसे चली गई। देखिए, जैसे यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे होता है, वैसे आपका यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल होता है, वैसे इंसिडेंट एंगल यहाँ भी होता है। यहाँ आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और यहाँ पे आपका जो आर होता है, ओके, यहाँ पे जो आर है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। यहाँ रिफ्लेक्टेड होता है, यहाँ रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? यहाँ पे दोनों माध्यम सेम होता है और यहाँ पे दो माध्यम अलग अलग है। मैं कह दूंगा इसको M1, इसको मैं कह दूंगा M2। कोई कहेगा सर यहाँ पे रे अभिलंब, इसे कहते हैं क्या? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इसे कहते हैं हम लोग क्या? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। कोई कहेगा कि सर इसके पास आया है, इसके दूर गया है, ऐसा क्यों हुआ है? तो हम आपको बता दें, जिस माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व तो ज्यादा होता है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, उस पर जो रे होती है, मान लीजिए अगर कोई रे है एक ऐसे माध्यम से आ रही है जिसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है कम है दूसरे रे में, जहां पे जिस माध्यम में जा रही है, तो क्या होता है? उस माध्यम में जो रे होती है वो कहाँ जाती है? अविलंब के तरफ जाती है। मान लीजिए अगर जिस माध्यम से आ रही है दूसरे माध्यम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, मतलब वो विरल माध्यम होता है, तो वहां पे जो आपतित किरण होती है वो कहाँ जाती है? अपवर्तित होने के बाद वो अविलंब से दूर जाती है। कहाँ जाती है? अविलंब से दूर जाती है। देखिए, यहाँ पे यही हुआ है। मैं कहूंगा जो M2 है ना, वो M1 से क्या है? M2 M1 से सघन है। क्या है? सघन है। मतलब ये क्या है? M2 इज मोर डेंसर देन M1। मतलब M2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है M1 से क्या है? ज्यादा है। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं अपवर्तनांक। मतलब मैं कह सकता हूँ कि M2 का जो अपवर्तनांक है M1 से क्या है? ज्यादा है, इसलिए जो अपवर्तित किरण है वो किधर गई है? अविलंब के पास गई है। यहाँ पे मैं कह दूंगी A1 है और ये क्या है? B है। ये A है और B है। मैं कह दूंगा देखिए यहाँ पे A का A B से दूर गया है, तो मैं कह दूंगा कि A B से ज्यादा सघन है। मतलब A सघन है, B क्या है? विरल। मतलब A की जो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। इसलिए क्या गई है? जो अपवर्तित किरण है वो कहाँ गई है? अविलंब से दूर गई है।
क्वेश्चन पूछा है कि बताइए माध्यम 1 और 2 में माध्यम की प्रकृति बतानी है, तो मैं कहूंगा देखिए मैं भी सीख लिया हूँ, मैं भी आपको सिखा दिया हूँ कि अगर अविलंब से दूर जाएगी, जिस माध्यम में दूर जाएगी वो क्या होगा, विरल होगा, जिस माध्यम में पास आएगी वो माध्यम क्या होगा, सघन होगा। मैं कह दूंगा देखिए यहाँ पे क्या है, माध्यम 2 में ये जो अपवर्तित किरण है वो कहाँ गई है, नॉर्मल के पास गए, विलंब के पास गए। मैं कह सकता हूँ कि माध्यम दो है, जो माध्यम 2 है, माध्यम 1 से सघन है। क्या है, माध्यम 1 से सघन है। तो समझ आ गया ना। आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अपवर्तन के सूत्र क्या होते हैं अब। ठीक है, हम लोग अपवर्तन पढ़ लिए हैं, अपवर्तन के सूत्र क्या होते हैं, अपवर्तनांक कैसे निकलते हैं, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है तो क्या होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। चलो ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अपवर्तनांक का के सूत्र। और मात्रक। ठीक है, तो क्या होता है अपवर्तनांक, कहते हैं निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का चाल बटे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का चाल, मतलब निर्वात में प्रकाश के चाल और माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात से हमें क्या निकलता है, उस माध्यम का क्या निकलता है, अपवर्तनांक निकलता है। क्या निकलता है, अपवर्तनांक। क्योंकि आपसे सवाल में पूछता है, बताइए अगर सनलाइट जो है वो ग्लास में जाती है तो उसका ग्लास का अपवर्तनांक क्या होगा, इसको निकालते कैसे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए भी समझ में आया कैसे निकालते हैं। मान लीजिए इसे कहते हैं क्या, हम लोग इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, म्यू से, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो जान गए, अब जान लीजिए इसको लिखते कैसे हैं। म्यू बराबर सी बटे वी। ये सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, और एक क्या होता है, माध्यम में प्रकाश का चाल। अगर मैं कह दूं कि ए भी चाल है, ए भी चाल है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम कहेंगे मात्रक रहित होता है, मात्रक रहित होता है। मतलब मैं हिंदी में इंग्लिश में कह दूं तो यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ये कोई बीमाएं होती हैं नहीं, तो बीमा रहित होता है, वीमी रहित। वीमी रहित मतलब क्या होता है, डायमेंशन लेस, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब बड़े क्लास में जाकर पूछा जाएगा कि बताइए म्यू का डायमेंशन क्या होता है, कहेंगे इसका एक कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो हम समझ गए कि फार्मूला क्या होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि माध्यम, जो आपका माध्यम है वो क्या है, एयर है। क्या है, माध्यम में कह दूं आपका वायु है। क्या है, एयर है। तो बताइए एयर का, तो बताइए वायु का म्यू, मतलब वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसको निकालने के आपको पता होना चाहिए एक निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो हमें पता है निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है, जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो हम कह देंगे देखिए, और जो भी हवा है ना, हवा में जो प्रकाश की चाल है वह लगभग में किसके बराबर माना गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर माना गया है। यही कारण है कि हवा का जो अपवर्तनांक आता है वो क्या आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। तो हम कहेंगे निर्वात में जो प्रकाश का चाल कितना होता है, निर्वात में
प्रकाश का चाल बटे वायु में प्रकाश का चाल, वायु में प्रकाश का चाल। और हमें पता है निर्वात में कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मैं भी बताया हूं कि जो वायु में प्रकाश का चाल होता है वह इसके बराबर ही माना गया है, तो मैं कह सकता हूँ 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे खत्म, इससे खत्म, इससे खत्म, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भाई साहब, अभी निकल के आया है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मैं कह दूं कि बताइए किलोमीटर पर सेकंड में कैसा कितना होता है, तो कहेंगे 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। मतलब जो हम लोग की प्रकाश की चाल है, जो सूर्य की प्रकाश की चाल है ना, वह 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। इसीलिए कोई पूछ दे बताइए सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि दूरी कितनी होती है, किससे कहा कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है। आप लोग निकाल के बताएंगे कमेंट में कितनी दूरी होती है। अगर समय 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं और चाल जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो बताइए कितनी किलोमीटर डिस्टेंस होती है, कितनी मीटर दूरी होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे अब। परावर्तन के क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं। वैसे अपवर्तन के भी क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं। इसमें एक नियम क्या होता है, दोनों के एक जैसे होते हैं। इसमें कौन सा नियम एक जैसा होता है, आपतन, आपतित किरण, और वहां पे परावर्तित होता था, यहाँ पे अपवर्तित हो जाएगा। यही सेम नहीं कर सकते हैं, मतलब एक से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। हम कहेंगे पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब कह सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण लिखेंगे, नहीं अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और और अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कहता है कि यह दूसरा नियम जो होता है वो स्नेल्स लॉ है। क्या है, स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। पूछता है स्नेल का नियम क्या होता है, हम कहेंगे साइन आई बटे साइन आर। ये क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। क्या होता है, स्थिरांक। इसे क्या कहते हैं हम लोग, म्यू कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। म्यू मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। मतलब साइन आई बाय साइन आर का जो अनुपात होता है हमें क्या देता है, उस माध्यम को क्या देता है, अपवर्तनांक देता है। क्या देता है, अपवर्तनांक। यहाँ पे साइन आई क्या है, यहाँ पे आई जो है आपका आपतन कोण है, इंसिडेंट रे है। जो आर है अपवर्तित कोण है। अपवर्तित मतलब कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल है। इन दोनों का जो रेशियो है
हमें क्या देता है, म्यू देता है, जिसे क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। मान लीजिए आपको मैं एक सवाल दे दूं, अभी एक सवाल में दे दूं, ठीक है, आप हमें बताइए उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। सवाल में जैसे नोट कर दिया मैं, इसको आप लिख लीजिए, अपवर्तन के नियम। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है, चलिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है, यहां से ऐसे आया, ठीक है, इसका जो एंगल दिया ना, जो भी एंगल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वहां पे रिफ्लेक्शन जो एंगल ले रहे थे, कहां से ले रहे थे, नॉर्मल से अभिलंब से ले रहे थे, वैसे यहाँ भी जो एंगल लिए जाते हैं कहां से लिए जाते हैं, नॉर्मल अभिलंब से लिए जाते हैं, ठीक है। अभिलंब और मैं कह दूं आपतन कोण का मान चाहिए, हम कहेंगे अभिलंब और आपतित कोण के बीच का एंगल चाहिए। मैं कहूंगा अपवर्तित में रिफ्रैक्टेड एंगल चाहिए, तो मैं कहूंगा परावर्तित और अभिलंब के बीच का एंगल चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एंगल दिया है, यहाँ पे दिया 60 डिग्री और यहाँ पे क्या दिया है, 45 डिग्री। क्या दिया है, 45 डिग्री। अब मैं कह दूं कि हमें क्या बताइए, म्यू बताइए, क्या बताइए आप, म्यू बताइए। अगर मैं कह दूं यहाँ पे जो माध्यम है वो क्या है, जो माध्यम क्या है वह वायु है, या मैं कह दूं इसका जो म्यू है उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमें बताइए इसका जो म्यू का वैल्यू क्या होगा। जो क्वेश्चन है, जो इसमें से लगता है दो निश्चित माध्यम के लिए ही होता है। किसके लिए होता है, दो निश्चित माध्यम के लिए होता है। मैंने कह दिया कि एक माध्यम क्या है, वायु है, एयर है, तो हमें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। मेरे पास क्या फॉर्मूला निकल गया था, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। और आशा करते हैं आप सभी को पता होगा कि साइन 0 से लेकर 90 तक के जो भी थीटा होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। मैं कह दूं कि साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आशा करते हैं आपको सबको याद होगा, ठीक है ना। अगर याद नहीं रहेगा तो मैं सवाल को लगा नहीं पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सॉल्व कैसे, कितना वैल्यू म्यू का आता है। हम कहेंगे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, अभी बताया ना, √3/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम। साइन आई का वैल्यू कितना है, 60 है, तो कहेंगे साइन 60 बटे आर की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो कह देंगे √3/2 बटे क्या आएगा, बटे 1/√2। हम कह देंगे ऊपर चला जाएगा, इतना तो मैथ आपको आता होगा। 1√3 गुणे 2/2 गुणे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरीका बहुत अच्छा तरीका है, इसे कहते हैं क्या, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो √3 गुणे √2 बटे, इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं कि नहीं, इससे खत्म हो गया। मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आई, 3/2। ये क्या हो गया आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इसका, इससे सेकेंड माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो ऐसे सवाल बोर्ड में आते हैं और ऐसे सवाल बोर्ड में आए हुए हैं। ये सवाल जो मैं अभी कराया हूँ ना, ये सवाल बोर्ड में आपके किस ईयर में पूछा गया है, मैं देख के बता दे रहा हूँ आपको। जो सवाल मैं किया हूँ ना 2017 और 20 में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है, 2017 और 20 में पूछा गया है। इसमें एंगल जो लिया है थोड़ा सा इधर लिया है, जो ऐसे सवाल 2017 और 20 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझ गए, अपवर्तन के नियम समझ गए, अपवर्तन के सूत्र समझ गए, निर्वात में अब जान लेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण नाम क्यों पड़ा है, क्रांतिक मतलब नाम सोचिए, क्रांति से कहते हैं क्रिटिकल, इसका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। ये होता क्या, इसके बाद को समझेंगे, अभी समझेंगे तो आपको फील आएगा, हाँ क्रिटिकल मतलब ऐसा क्यों कहते हैं, इसका नाम क्रांतिक क्यों पड़ा है भाई, समझना है ना, समझना है। मैं कह दूं कि क्रिटिकल कंडीशन पेशेंट का होता है। मैं कह दूं कितना क्रिटिकल है, इससे क्या आपको समझ में आता है, मतलब अगर उसको टाइम से दवा नहीं दिया गया तो एकदम से दूसरे पे चला जाएगा। तो हम समझेंगे क्रिटिकल क्या होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है,
तो अभी आप लोग देखे हैं, तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन, क्रांति कोण, क्रांति के कोण, इसका परिभाषा लिख लीजिए। सघन माध्यम में, सघन माध्यम में सघन माध्यम में आपतन कोण का, आपतन कोण का आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जिसके लिए विरल जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल माध्यम में विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण समकोण होता है। कहना क्या चाह रहा है, हमको मतलब 90 डिग्री होता है। एक कहना क्या चाह रहा है, इसका डिफिनेशन कहना क्या, इसके बात समझेंगे ये कैसे मिलता है। अगर मान लें 90 कोण बन गया, उसके बाद भी करें इसको बढ़ा दें आपतन कोण, मतलब आपतन कोण बढ़ा दें तो क्या चेंजेस होंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। उसी चीज अगर हम ऐसे अगर एंगल को बढ़ा देंगे तो कुछ एक अलग फिनोमेना का जन्म होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं यहाँ कंडीशन इसके क्या है, क्रांति कोण के क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस, इसका मेन होता है कंडीशन। अगर आप कंडीशन नहीं पता तो आप क्रांति कोण नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए कहता है कि देखिए सघन माध्यम में जो आपतन कोण मतलब जो इंसिडेंट रे होनी चाहिए, कहता है जो इंसिडेंट रे निकलेगी वो कहां से निकलेगी, डेंसर से कहां जाएगी, विरल में जाएगी, मतलब सघन से कहां जाएगी, विरल में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि विरल से सघन में आ रही है तब हम क्रांति कोण नहीं बता पाएंगे। क्रांति कोण को बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसको सघन से कहां जाना पड़ेगा, विरल में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, सघन से विरल में जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं 2-3 डायग्राम बनाता हूँ। ये क्या है आपका, सघन है, क्या है, सघन है। ये क्या है, विरल माध्यम है। यहाँ भी देखिए ये भी सघन है, ये भी क्या है, विरल है। तो मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। ये भी नीचे नीचे क्या है, नीचे सघन है, ऊपर क्या है, विरल है। मतलब इंसिडेंट रे मैं इस एंगल पे लाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस एंगल पे लाता हूँ, इस एंगल पे लाता हूँ, इस एंगल पे लाता हूँ, कुछ ऐसे गया, ठीक है। मैं थोड़ा एंगल और बढ़ाया, मैं थोड़ा एंगल और बढ़ाया तो ऐसे गया। मैं थोड़ा एंगल और बढ़ाया, और मैं और बढ़ाया इसको, ऐसे और बढ़ाया, ये क्या हो गया, ये ऐसे चला गया, ऐसे देखिए ये ऐसे चला गया। तो हम कहेंगे θ1, क्या कहेंगे, θ1, इसे कहेंगे θ2, इसे कहेंगे θ3, ठीक है ना। क्या कहेंगे हम, θ3। तो हम देख रहे हैं जब θ1 पे जो एंगल बना है वो नॉर्मल से दूर तो जाएगा ही, क्योंकि ये विरल है। जो θ1 से एंगल गया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एंगल बना है वो क्या बना है, 90 डिग्री बना है। मतलब यहाँ पे जो Q3 है ना, जो आपका Q3 है वही क्या बन गया है, QC बन गया। सॉरी Q नहीं है, इसे कहेंगे θC। क्या कहेंगे, θC। और इसी का नाम क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण। क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण। ये सभी कोण क्रांतिक कोण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इस आपतन कोण पे जो इस आपतन कोण पे जो परावर्तन कोण है वो 90 डिग्री
नहीं बना है, और अगर जो रे है यहाँ से निकल जाती है, इसे कहते हैं क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या कहते हैं, अगर उसी माध्यम के जो सरफेस से निकल जाती है उसे कहते हैं क्या, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बना है कितना बना है, 90 डिग्री बना है। इसका जो Q3 है वो किसके बराबर हो गया है, किसके बराबर हो गया भाई, क्रांतिक कोण के बराबर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कहाँ जा रहा है, सघन से बीटल में जा रहा है, और जो आपतन कोण है वो यहाँ पे आपतन आपतन कोण का वह मान है जो अपवर्तन कोण कितना हो गया है 90, इसलिए जो आपतन कोण है क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। मान लीजिए आप कहे नहीं सर, नहीं, हमें क्या करना है, जो एंगल लेना है ना, जो Q3 लेना है, हमें मान लीजिए कोई हमें एक एंगल लेना Q4, क्या लेना है, Q4, और जो Q4 एंगल है ना वो Q3 से भी ज्यादा है। अब ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। अगर Q4 एंगल Q3 से अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, जो रे ऐसे जा रही है तो ना, अब रे ऐसे आएगी, यहाँ भी क्या हो जाएगा, Q4 हो जाएगा। यही होता है, इसलिए अगर हम यहाँ से 1 डिग्री भी बढ़ा दिए ना, यहाँ से 0.1 डिग्री भी बढ़ा दिए, जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में आ गया, इसलिए कहते हैं ये क्या है, क्रिटिकल केस है। केस क्या है, क्रिटिकल। अगर यहाँ से 1 भी कम हो गया तो क्रिटिकल एंगल निकलेगा नहीं, अगर 1 भी ज्यादा हो गया, जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और यही इसी का नाम क्या हो जाता है, यही जो कंडीशन है इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं, अगर Q4 Q3 से ज्यादा होगा, मतलब Q4 जो है वो क्या है, QC से, सॉरी थीटा सी, क्यू नहीं है भाई, बार बार क्यू निकल रहा है, थीटा सी से ज्यादा हो गया, इसे क्या कहेंगे हम, पूर्ण पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन परावर्तन। तो आशा करते हैं आप लोग को जो क्रांतिक कोण का जो कंसेप्ट है बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आशा करते हैं इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्रांतिक कोण को लेके या पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेके। कोई पूछेगा बताओ ऐसा कंडीशन बताओ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो आप कहेंगे सघन माध्यम में आप वह आपतन कोण का मान जो कि किसी क्रांतिक कोण से ज्यादा मान होता है, उस केस में क्या होता है, जितनी रे जिसमें आप सघन माध्यम में जाती है उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जितनी सब रे टोटली कंप्लीटली, यहाँ पे एक भी रे यहाँ से निकल के नहीं जाएगा, एक भी रे नहीं जाता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन पूछता है कि क्रांतिक कोण का मान बताइए। क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्रांतिक कोण का मान बताइए। इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको क्रांतिक कोण का मान बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं क्रांतिक कोण का मान। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं कि क्रांतिक कोण का मान कैसे निकलता है। इसको मिटा देना भाई, चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखना क्रांतिक कोण का मान कैसे निकलता है। क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान, ठीक है, कैसे निकलेगा तो मैं बताऊं। यहाँ पे फिर एक बार डायग्राम बना लीजिए, तो डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आएगा। चित्र है ना, चित्रकारी करिए, चित्रकारी। माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम क्या हो गया, 2 हो गया। मैं कह दूंगा जो माध्यम 2 है वो क्या है, ये होगा आपका डेंसर, मतलब मैं कहूंगा डेंसर है, एक सघन है, और ये क्या है बताइए भाई, ये क्या है जी, ये क्या हो जाएगा, अगर M1 M2 सघन है तो M1 क्या हो जाएगा, वीरल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। देखिए यहाँ से रह गई, यहाँ से रह गई, मैंने मान लिया जो M1 है वो क्या है, एयर है, क्या है, वायु है, क्या है भाई, वायु। और हमें M2 नहीं पता है, मुझे M2 नहीं पता है, M1 आपका वायु है, M2 मुझे नहीं पता है। मैं कहती इसका आपको पता है, जो म्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या होता है मुझे नहीं पता है। तो कह दिए आपका सघन है, और ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए किसका कैसा है, क्रांतिक कोण का कैसा है, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा तो क्या कहेंगे, थीटा सी कहेंगे, क्या कहेंगे हम, थीटा सी कहेंगे, क्योंकि थीटा सी एंगल लेंगे तभी तो ऐसा होगा, तो हमें क्रांतिक कोण निकलेगा, और हमें क्रांतिक कोण का मान ही बताना है। तो हम कह देंगे दोनों के पास यहाँ पे क्या लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, क्या लगा दिए, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है स्नेल्स लॉ से,
ये अब क्या नहीं मिलता है आपका, उस माध्यम का क्या मिल जाता है, अपवर्तनांक मिल जाता है। हमें दोनों चीज मिल जाएगा, हमें अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के में संबंध मिल जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको सबको दिखेगा अभी। मैं कहूंगा यहाँ पे स्नेल लॉ लगाइए, तो स्नेल लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल्स लॉ के अनुसार, ठीक है ना, ना घबराना मत भाई, इतना चलता है अंग्रेजी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, साइन आई बटे साइन आर भाई म्यू। हम कह देंगे साइन आई कितना है भाई, इसे क्या कहते हैं जी, इसे क्या कहते हैं, आई तो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आई तो कहते हैं। और साइन आई क्या हो गया भाई, क्यूसी हो गया। तो कहेंगे क्या कहेंगे हम, साइन क्यूसी बट्टे, सॉरी भाई क्यूसी नहीं है, माई मिस्टेक, टंग स्लिप हो जा रहा है। इसे कहेंगे थीटा सी, इसे क्या कहेंगे हम, साइन आर, क्या कहेंगे, साइन आर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू बट्टे एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एयर में जा रहा है। तो हम कहेंगे देखिए कि साइन आर का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला है, आर का वैल्यू 90 डिग्री, क्या निकला है 90 डिग्री। तो हम कह देंगे कि साइन, देखिए यहाँ पे देखिए, आप नोट कर लिए होंगे, मेरे पास जगह की थोड़ी सी अभाव है, कमी है, तो हम इधर कर लेते हैं। तो साइन क्यू सी, साइन आर का वैल्यू कितना होता है, आर की वैल्यू 90 है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम कहेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा, म्यू। मैं कहूंगा बस बताइए क्यूसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे क्यूसी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, म्यू बट्टे क्या हो जाएगा, बताइए भाई। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है भाई, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। 1 बटे म्यू करेंगे, ठीक है ना, वहां पे 1 बटे म्यू करेंगे, यहाँ पे क्या निकल जाएगा 1 बटे म्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमें क्या चाहिए, साइन आर इधर जाएगा, हम कहेंगे साइन आर का वैल्यू कितना होता है, आर की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो हम कहेंगे साइन थीटा सी 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे म्यू। मैं कहूंगा साइन सी का वैल्यू क्या होता है, सॉरी थीटा सी का वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू होता है। जो कि आपको क्या करना है, इसको रट्टा मार के रखना है, क्या करना है, इसको रट्टा मार के रखना है। यही क्या है आपका जो साइन क्यूसी है, क्या है आपका क्रिटिकल एंगल है, क्या है क्रिटिकल एंगल है, क्या है आपका क्रिटिकल एंगल है। मान लीजिए आपको माध्यम दिया होता, क्या दिया होता आपको, अलग अलग माध्यम दिया होता, तो हम कर सकते हैं यहाँ से निकाल लेंगे रिलेशन। तो क्यूसी होगा ना, ये तो रटना ही है, ये तो याद रखना ही है, समझ में क्या होगा, इसको रटना ही है। मान लीजिए अगर माध्यम कुछ दिया होता, तो हम कहते क्यूसी बराबर, अरे भाई क्यूसी नहीं है, थीटा है, क्या है थीटा सी है। तो कहेंगे साइन इनवर्स यहाँ बटे n1 बटे n2, और यहाँ पे जो n1 लेंगे ना, इसको आप याद रखिए, जो n1 लेंगे वो क्या होगा, यह वीडल वाला होगा, क्या होगा वीडल वाला होगा, और एक क्या होगा सघन वाला होगा। आप इसको याद रखिए, इसको, यहाँ पे हवा रहे पानी रहे कुछ भी रहे, दो माध्यम कोई होने चाहिए, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए वीडल, नीचे क्या होना चाहिए सघन, जो कि रट्टा मार है, क्या है रट्टा मार, वीजी कंसेप्ट, वीजी नहीं कहेंगे, रट्टा मार, ठीक है। तो हम समझ गए कि पूरा आंतरिक परावर्तन क्या होता है, हाँ क्रांतिक कोण क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होता है, अपवर्तनांक के सूत्र क्या होते हैं। मतलब हम लोग अपवर्तन को उधेड़ दिए, क्या किए उधेड़ दिए। अब ऐसे छोटा सा सवाल यहाँ पे लिखा हूं मैं, प्रकाश के चाप के आधार पर दिए गए माध्यम को क्रम में लिखिए। तो मैं कहूंगी सॉलिड लिक्विड 3 स्टेट पढ़े जाते हैं जनरली, होते तो 5 हैं, लेकिन पढ़े कितने जाते हैं 3। मैं कहूंगा सबसे अधिक चाल किसमें होता है, आपको पता है वायु में होता है। किसके कंपेयर में, पानी के कंपेयर में, किसी भी लिक्विड के कंपेयर में देखेंगे तो वायु में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है। मैं कह सकता हूँ, आप यहाँ पे जगह मेरे पास कम है, तो क्रम यहीं पे लिख लीजिए। मैं कहूंगा गैस, फिर क्या हो जाएगा लिक्विड, फिर क्या हो जाएगा सॉलिड। मतलब मैं कह सकता हूं कि गैस में सबसे अधिक होता है,
बीच वाला क्या होता है, द्रव होता है, सबसे कम किसमें होता है, ठोस में। लेकिन मैं कह दूं साउंड का स्पीड का क्रम लिखिए तो इसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि साउंड सबसे अधिक किसमें चलता है, ठोस में, फिर किसमें, लिक्विड में, फिर किसमें, गैस में। अब हम कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किसके, अपवर्तन के, जिसपे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपवर्तन पे वो क्या है, रिसेंटली पूछे गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, सब पे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और सभी लोग इस सेशन को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको फायदा होगा। आपको जितने अपवर्तन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने पूछे जा सकते हैं, हर कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है, एकदम बारीकियों से बताया है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको शुरू से अंत तक देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 2016 में पूछा गया, वही क्वेश्चन 2019 में रिवर्स कर दिया था। 16 में क्या पूछा गया, पहले देखते हैं। लिखा है कि वायु में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उस माध्यम में प्रकाश की चाल बताइए, ज्ञात कीजिए, जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। मतलब मैं कह दूं कोई एक माध्यम दिया जिसके अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कितना दिया, 1.5 दिया है। पूछा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो मैं आपको बताया हूं फार्मूला, अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, का सूत्र क्या होता है, अपवर्तनांक C/V होता है। C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमें पता है, देखिए दे दिया वायु में प्रकाश की चाल मतलब निर्वात, जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा ना उसी के बात मैं करूंगा। मैं वायु में कहा तो वायु में, और दूसरे माध्यम की बात किया है तो वायु में दिया है, और दूसरे माध्यम का पूछ रहा है तो जिसमें वायु कर दिया तो हम लिखेंगे वायु का। और हमको पता है कि वायु में और निर्वात का जो चाल होता है ना प्रकाश का, वो क्या मान लेते हैं, लगभग में बराबर मान लेते हैं। तो हम कह देंगे वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, मैं भी आपको एक रिलेशन बताऊंगा ना, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब पता है फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, जितने डाटा जिसमें क्वेश्चन में दिएगा उसको लिख लेंगे। तो मैं कहता हूं दिया गया है, क्या दिया गया है भाई, दिया गया है, क्या दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है। क्या दी गई है, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है। कितना दी गई है, 3×10⁸। और क्या दिया गया है, माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है। क्या दिया गया है, अपवर्तनांक दिया गया, कितना दिया गया है, 1.5। अब जो चीज जो फॉर्मूले में उसको आप पुट कर देंगे तो हम कहेंगे अपवर्तनांक दिया गया 1.5, कितना दिया गया, प्रकाश से 3×10⁸। और हमें क्या पूछा है, माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है। पूछा है तो हम कह देंगे यहाँ पे मुझे नहीं पता है, मान लिया मैं क्या x मान लिया। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको पता हो रहा है कैसे निकालते हैं, 2×10⁸ बटे 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। तो अगले सवाल 2019 में क्या कर दिया था, उसमें आपको ये दे दिया है, उसमें क्या किया था ना, आपको वायु में प्रकाश की चाल दिया था और माध्यम में प्रकाश की चाल दिया था, और पूछा था उस माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। क्या बताइए, उस माध्यम का अपवर्तनांक बताइए। तो क्या करेंगे, इसके इसी फॉर्मूले को लगाएंगे और जो वैल्यू दिया उसको पुट कर देंगे, अपवर्तनांक निकल जाएगा। मान लीजिए मैं कहता है अगर वैल्यू नहीं दिया है, अब x के वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, सॉरी यहाँ पे क्या निकल जाएगा भाई, बस वैल्यू पुट करना है, खेला खत्म।
इस चीज से खत्म, इस चीज से 1.5 आएगा, ठीक है 1.5। तो यहाँ से मेरा सवाल भी वेरीफाई हो गया और 2 सवाल भी सॉल्व हो गए 16-19 के। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम उसको वैसे कर देते हैं, हम मान लेते हैं x का, x की वैल्यू निकल गई। ये किसका सोल्यूशन है? 2016 वाले का सोल्यूशन है। नेक्स्ट वाले इसका रिवर्स कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे हम जो कि सबसे अधिक बच्चों को कंफ्यूजन होता है, और आशा करेंगे आज के बाद से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत। देखिए अगला सवाल जो कि एक्सपेक्टेड है आपके लिए, एक्सपेक्टेड है इस साल भी, 2016-17 में आया है, इस साल भी आ सकता है। कब? 2026 के बोर्ड में आ सकता है। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, 10 नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए। इसमें कह रहा कि वायु में इसमें देखिए क्वेश्चन मैं बोला हूं कि पहले क्या दिया गया सवाल में, इसको नोट कर लीजिए। क्या दिया गया सवाल में, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए। मैं कह रहा हूं क्या दिया गया है भाई, दिया गया है, क्या दिया गया है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। देखिए सापेक्ष, सापेक्ष क्या होता है? मतलब किसी के रिस्पेक्ट में बातें की जा रही हैं। मैं कह दूं कि आपका दोस्त आपसे बहुत आगे है, तो आपके सापेक्ष कितना आगे है उसकी वैल्यू बताते हैं। मैं कह दूं आपका घर आपके दोस्त के घर से 2 किलोमीटर आगे है, तो आपका घर जो आपके दोस्त के घर से सापेक्ष कितना 2 किलोमीटर आगे है। तो सापेक्ष मतलब किसी से कंपेयर करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में हम कोई बात करते हैं, तो वहां पे क्या लिखते हैं हम हिंदी में? सापेक्ष क्या लिखते हैं? इंग्लिश में लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू। इंग्लिश में लिखा होता है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष हम किसी को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो लिखा है कि दिया गया है पहला, वायु के सापेक्ष जल का वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है भाई? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। इसको कैसे लिखेंगे हम? कोई कहेगा आप कैसे इसको लिखेंगे, तो हम कहेंगे हम जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसको आगे करते हैं, जिसके हम सापेक्ष में बात करेंगे, जिसके सापेक्ष में हम बात करेंगे, जिसका हम इंग्लिश में जिसका रिस्पेक्ट करेंगे उसको कहाँ रखते हैं? उसको हमेशा अपने सिर्फ रखते हैं, हमेशा उसको आगे रखते हैं। तो हम कहेंगे इसको लिखेंगे ऐसे। देखिए वायु के सापेक्ष हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एयर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष में? सॉरी जल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके सापेक्ष में? एयर के बारे में। हम जिसके सापेक्ष में बात करते हैं ना उसको कहाँ रखेंगे? आगे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? आगे। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? म्यू ए डब्ल्यू, मतलब ए क्या है? एयर है। क्या है? एयर है। डब्ल्यू क्या है आपका? वाटर है, जल है। हम कहेंगे कि म्यू ए डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? 4/3। मतलब इस वाटर का जो है अपवर्तनांक है 4/3, वो किसके अपेक्षा है? किसके सापेक्ष है? एयर के। किसके सापेक्ष है? एयर के। तो हम कहेंगे वायु के सापेक्ष दूसरा दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? वायु के सापेक्ष तो एयर किसका? ग्लास का। किसका? ग्लास मतलब क्या होता है? कांच। वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। और हमें अब क्या करना है भाई? हमें बताना क्या है? बोला कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। पूछा क्या है? जल का कांच के सापेक्ष। मतलब ये पूछा है, आप जानते हैं क्या? ये पूछा है म्यू जी डब्ल्यू। क्या पूछा है? म्यू जी डब्ल्यू। और मैं आपको बता दूं जब भी ऐसे सवाल में पूछे, जब किसी के रिस्पेक्ट में जब पूछता है
तो हम क्या करते हैं, मैं कह दूं कि जल का कांच के सापेक्ष बताना है, तो हम कह देंगे जिसका अपवर्तनांक बताना होता है। क्या होता है? जिसका अपवर्तनांक बताना होता है उसको कहाँ रखते हैं? ऊपर। कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो हम कहेंगे, देखिए कांच का बताना है किसके अपेक्षा, किसके सापेक्ष? ग्लास के। तो हम कहेंगे म्यू, इसको देखिए वाटर का ऊपर रख देंगे, अब म्यू ए डब्ल्यू बटे म्यू ए जी। मैं कहा हूं जिसका बताना है, जिसका जिसके सापेक्ष में बताना है उसको हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष में है उसको नीचे रख देंगे। ये केस कब चलता है? इसको याद रखना है। क्या रखना है? इसको याद रखना है। ठीक है, मान लीजिए वेलोसिटी के टर्म में होता है, मैं इसको अभी बताऊंगा, वेलोसिटी के टर्म में बताऊंगा आपको, वेवलेंथ के टर्म में बताऊंगा, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करता है सब बताऊंगा आपको। दिल थाम के बैठिए। तो हम इसका वैल्यू निकाल लें। कहा है कि हमें जल का कांच के सापेक्ष बताना है, जल का कांच के सापेक्ष बताना है। तो जल का वैल्यू कितना दिया है भाई? 4/3। कितना दिया है? 4/3। इसका वैल्यू कितना दिया है? 3/2 कहेंगे, बटे 3/2। एक क्या हो गया? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8/9। क्या हो जाएगा? 8/9। अगर सवाल में पूछ दे, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कांच का, यहाँ पे था जल का कांच के सापेक्ष, अब मैं कह दूंगा कांच का जल के सापेक्ष। क्वेश्चन रिवर्स हो गया, कांच का बताना है जल के सापेक्ष। देखिए अगर हमें बताना हो कांच का, अगर मैं कह दूं कांच का जल के सापेक्ष, तो क्या लिख सकते हैं इसको? किसका रिस्पेक्ट करना है? जल का रिस्पेक्ट करना है, यहाँ आ जाएगा। सॉरी, जिसका रिस्पेक्ट करेंगे उसको आगे कर देंगे, जिसका बात करेंगे उसको आगे कर देंगे, सॉरी इसको पीछे कर देंगे। तो हम कहेंगे हमें बताना है म्यू डब्ल्यू म्यू जी बताना है। हम कहेंगे म्यू जी म्यू ए जी बटे म्यू ए डब्ल्यू। तो ए जी का वैल्यू कितना है? 3/2 है। तो हम कहेंगे ऊपर 3/2 हो जाएगा। वाटर कितना है? 4/3 है, तो नीचे हो जाएगा। देखिए वैल्यू क्या हो गई? 9/8 हो गई। मतलब यहाँ से मुझे ए निकल के आया। अगर दो मीडियम का रिवर्स में पूछता है तो क्या हो जाएंगे? दोनों का जो अपवर्तनांक आएगा वो क्या आएगा? एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से देखिए, एक मैं रिलेशन लिखता हूं क्योंकि आपको याद रखने हैं। क्या रखने हैं? आपको याद रखने हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो सवाल है उसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि रिलेशन है मेरे पास μ1 बटे μ2, इसको ले सकते हैं v2 बटे v1 बराबर λ2 बटे λ1। ये आपका ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही। आपको अगर वेलोसिटी दिया है तो आप वहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको वेवलेंथ दिया है तो वहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको वेवलेंथ दिया, आप वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं इस फार्मूले के बलबूते। ठीक है ना? इसके डेरिवेशन को बड़े क्लास में पढ़ाया जाता है, 12th में, बीएससी में पढ़ाया जाता है। ठीक है,